नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। बात उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर की है। तारीख थी 24 नवंबर 2023। गोविंद नगर एक बड़ा और प्रसिद्ध इलाका है कानपुर का। वहां से पुलिस को रात में करीब 3:30 बजे के आसपास एक फोन आया। फोन पर यह बताया गया कि स्थानीय भाजपा नेता मुकेश नारंग ने अपने कमरे में सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली है। भीड़ लग गई है इतनी सुबह ही और पुलिस का इंटरवेंशन जरूरी है। खैर, मुकेश नारंग चूंकि स्थानीय नेता थे, पुलिस भी उन्हें जानती थी, इसलिए फौरन काफी दलबल के साथ लोग वहां पहुंच गए। वहां पर कमरे में लाश औंधे मुंह पड़ी हुई थी। आसपास सल्फास की गोलियां बिखरी थी। सल्फास का जो फॉयल होता है, जो डिब्बी होती है लंबी सी, वो भी वहां पड़ी हुई थी। सीधा करके देखने पे ये पता लगा कि उनके मुंह में भी सल्फास की गोलियां फंसी हुई थी। प्राइमा फेसी शरीर पर कहीं चोट के या दबाव के कोई निशान नहीं थे। पुलिस ने पूछताछ लोगों से की, क्या हुआ, कैसे हुआ और कब पता लगा, कितने बजे पता लगा। तो लोगों ने यह बताया कि इनकी पत्नी सामने जो मुकेश नारंग की बहन रहती थी, वहां जिनका नाम वंदना था, ये शाम को वहां चली गई थी और वहां से कोई 3 बजे के आसपास जब घर में वापस आई, अपने रूम में देखा तो मुकेश नारंग औंधे मुंह बिस्तर पर पड़े हुए थे। उन्होंने हल्ला मचाया, परिवार इकट्ठा हुआ, मोहल्ला इकट्ठा हुआ और तब ये पता लगा कि मुकेश ने आत्महत्या कर ली है। मुकेश नारंग गोविंद नगर के बूथ 14 के भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष थे। इसलिए आप जानते हैं कि स्थानीय रूप से जो लोग नेतागिरी करते हैं उनको लोग जानते हैं और इसी वजह से वहां भोर होते होते काफी भीड़ और प्रेस के तमाम लोग पहुंच गए। चूंकि एक स्थानीय नेता कह लें, एक पॉपुलर आदमी जिसको सब लोग जानते थे, बहुत से लोगों ने फोन किया कि साहब पहुंचिए, देखिए क्या हुआ, भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो वहां पर डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार भी पहुंच गए, फॉरेंसिक टीम भी पूरी पहुंच गई। सारी घटनास्थल की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिंगरप्रिंट्स, तमाम चीजें वहां से ली गई ताकि कल को यह आरोप न लगे कि पुलिस ने विवेचना में ढिलाई की या पुलिस ने साक्ष्य संकलित नहीं किए, अगर अन्यथा कोई बात पता लगती है। बहरहाल पुलिस ने शव का पंचायतनामा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया। 10:30 बजते बजते या 11 बजते बजते, ये सुबह पुलिस ने 7-8 बजे भेज दिया, 11 बजते बजते अचानक कानपुर नगर में तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मुकेश नारंग की पत्नी दिव्या और उनके एक प्रेमी संजय पाल की तमाम आपत्तिजनक तस्वीरें और उनकी चैट वायरल होने लगी। ये चैट और ये तस्वीरें उनके घर वालों को भी मिली। तब घर वालों को पता लगा कि संजय पाल नाम का भी कोई व्यक्ति है जो इस पति पत्नी के बीच से उसका में पड़ा हुआ है या उसका संबंध है या इससे कहीं न कहीं से ये आत्महत्या जुड़ी हुई है। बहरहाल शाम तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। जाहिरा तौर पे कोई चोट तो नहीं थी, लेकिन वोकल कॉर्ड टूटा हुआ था। पुलिस ने ये इन्फ्रेंस उससे ड्रॉ किया कि इनकी हत्या की गई है। कॉज ऑफ डेथ भी स्ट्रेंगुलेशन लिखा गया। वो बहुत ही गहरी नींद में थे और विसरा प्रिजर्व किया गया कि इन्हें नींद की कोई दवा शायद दी गई थी।
जल्दी ही उसकी रिपोर्ट भी आ गई और ये पता लग गया कि उन्हें नींद की दवाइयां दी गई थी। जिस व्यक्ति की वो फोटो और चैट थी, पत्नी चूंकि वही थी और सबसे ज्यादा वही रो रही थी, दिव्या, सबसे ज्यादा आंसू उन्हीं के बह रहे थे, बार बार बेहोश हो रही थी। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, तमाम एक अपराधों में बता चुका हूं कि जब असामान्य रूप से कोई बहुत ज्यादा, देखिए एक तो नेचुरल बॉन्डिंग किसी से होती है और उसके खोने पर या उसके जाने पर उसके बच्चे, पत्नी या पति, कोई भी, वो जो प्रलाप करता है वो एकदम अलग होता है और एक दिखाने वाला प्रलाप है जिसे विधवा विलाप भी कहते हैं। वो देखने वाला अगर थोड़ा सा भी चैतन्य मन से उसे सुनेगा, देखेगा, तो उसे पता लग जाएगा कि ये नकली रोना गाना है। पत्नी दिव्या उसी तरह का नकली रोना गाना या विधवा विलाप, विधवा तो खैर हो ही गई थी, उसके लिए विधवा विलाप शब्द खैर वो उस पर ठीक भी बैठता है, लेकिन सामान्य रूप से विधवा विलाप उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अनावश्यक रूप से अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए या ये साबित करने के लिए कि मैं बहुत नजदीक था, जिस भी व्यक्ति मेल या फीमेल की मृत्यु हुई है, वो जब विलाप करता है तो उसको विधवा विलाप कहते हैं। पुलिस ने जैसे ही ये आपत्तिजनक तस्वीरें पुलिस तक भी पहुंची, पुलिस आसपास वहां थी ही, क्योंकि तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी उसको विजिट करने के लिए आ रहे थे, उनके घर को मातमपुरसी के लिए आ रहे थे। पुलिस वहां थी। जैसे ही व्हाट्सएप पर ये तस्वीरें वायरल हुई और चैट वायरल हुई, पुलिस को ये व्हाट्सएप चैट और ये तस्वीरें उपलब्ध करा दी गई। पुलिस ने फौरन दिव्या से अलग ले जाकर पूछताछ की कि ये कौन व्यक्ति है। दिव्या का, जैसे वो कहते हैं ना कि रोना गाना सब बंद हो गया, आंसू वापस चले गए, चीखना चिल्लाना सब वो बहुत, जिसको वो कहते हैं गले से फिर भीतर उतर गए, और वो देखकर सन्न रह गई कि ये फोटो पुलिस वालों के हाथ कैसे लगी। बहरहाल कोई चारा नहीं था उसके पास सिवाय ये बताने के कि ये संजय पाल है, ये कौशाम्बी में रहता है, इसके मेरे संबंध मेरी शादी से पहले के हैं। पुलिस ने उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाया, ढूंढा और 2 दिन बाद संजय पाल भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। संजय पाल थाने पर लाया गया। थाने पर जब वही आवाभगत हुई, चूंकि पुलिस को सब बात पता लग गई थी कि इसने पत्नी अपनी प्रेमिका के साथ यानी मुकेश नारंग की पत्नी के साथ मिलकर मुकेश नारंग की हत्या की है, तो कोई रियायत का कॉलम नहीं था। हर वाद्य यंत्र के साथ कुछ न कुछ पूछा जा रहा था और वो बता भी रहा था। जो कहानी उभर कर आई वो कुछ इस तरह से थी कि संजय पाल के संबंध दिव्या से शादी के पहले से थे। शादी के बाद भी वो संबंध न तो कम हुए, न बंद हुए, न टूटे, लेकिन सफाई के साथ दोनों का मिलना जुलना भी जारी रहा। टेलीफोन पर चैट, फोटो का आदान प्रदान और वीडियो कॉल सब कुछ चलता रहा। अचानक किसी परिवार के आदमी ने, परिवार की महिला ने दिव्या से यह पूछा कि मुकेश परेशान बहुत है और उसने आज परिवार वालों के सामने ये कहा है कि घर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूछने वाले ने यह भी पूछा घर का मतलब, बोले अरे वही घर का मतलब, मेरी और पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसने पूछा भी क्या ठीक नहीं चल रहा, बोले जाने दीजिए, मेरी जुबान पे बात आएगी, परिवार का नुकसान होगा। ये कह के घूमने टहलने वाले व्यक्ति, जो आदमी सार्वजनिक जीवन में होता है या किसी पद पर होता है, किसी पार्टी का पदाधिकारी होता है, 10 पूछने वाले, 10 मिलने वाले आते जाते रहते हैं। जब वो घर से चले गए तो उस पारिवारिक सदस्य ने, महिला ने दिव्या से, जब वो अकेले में हो गई तो ये पूछा कि सब कुछ ठीक ठाक तो है। उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है। बोले नहीं, संजय कुछ परेशान है
और वो ये कह भी रहा था कि क्या कोई बात है ऐसी जिसकी वजह से वो परेशान है। दिव्या ने कहा कि नहीं नहीं, मेरी तरफ से तो कोई बात नहीं है, अगर कोई बात है तो वो बात वही बता सकते हैं। लेकिन उसे ये शंका हो गई कि शायद मेरे पति मुकेश नारंग को मेरे और संजय पाल के रिश्तों की जानकारी कहीं और से हो गई है। उसी दिन से घर का वातावरण असामान्य हो गया। बात बात पर लड़ना झगड़ना, बात बात पर ताने देना। ये तो बाद में पता लगा कि जैसे ही यह बात उसके कानों में पड़ी, वो पति मुकेश नारंग को उकसाया करती थी कि ये झगड़ा करे मुझसे, और झगड़े में गुस्से में मुझे ये पता लगे कि इसे कौन सी और कितनी बात पता है, ताकि मैं उसका जवाब तैयार कर सकूं। दोनों ने, लेकिन शंका उसके दिमाग में बनी और बनी रह गई। फिर दोनों ने ये बात बैठकर प्लान किया कि देखो, इसे बात पता लग गई, नेता है, 100 आदमियों को जानता है, ये हमारा या तुम्हारा नुकसान कर सकता है। ऐसी बात दिव्या ने संजय पाल से कही। तो तय हुआ कि इसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है, वरना हम दोनों में से किसी एक का या दोनों का नुकसान जरूर हो जाएगा। उसने कहा कि पूछो पहले उसे कितना पता है, क्या पता है, क्योंकि न तो हम लोगों को एक साथ किसी ने देखा है, न कोई बात ऐसी वहां पर लीक हुई है। दिव्या ने कहा कि देखो, इसके जानने वाले बहुत हैं, पूरे शहर में इसके जानने वाले हैं, पार्टी में तो बहुत ज्यादा जानने वाले हैं। हो सकता है किसी और ने देखा हो और इस तक वो सूचना पहुंची हो। ये बात संजय पाल को भी लग गई। उसने कहा बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इसको हर हाल में रास्ते से हटाना है। तय किया गया 24 नवंबर की तारीख कि शाम को अगर ये देर से आएगा तो पहले चाय पिएगा, फिर नहाता धोता है, उसके बाद तब खाना खाता है। चाय में मैं 15-20 गोलियां नींद वाली मिला दूंगी। जैसे ही ये सो जाएगा मैं तुम्हें मिस्ड कॉल करूंगी, तुम पास में ही कहीं रहना, आ जाना। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। रात करीब 11:30 बजे के आसपास जब वो नींद की गोलियों से पूरी तरह बेहोश हो गया, मिस्ड कॉल गई, दरवाजा खुला था, संजय पाल भीतर हो गए। इतनी नींद की गोलियों के बाद भी शरीर में हरकत हो रही थी। इन लोगों ने यह सोचा था कि 15-20 नींद की गोलियों के बाद तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन शरीर में हरकत हो रही थी। दिव्या ने कहा कि अगर ये जिंदा बच गया तो फिर तो हम दोनों नहीं बचेंगे, या पुलिस ले जाएगी या ये मार देगा। तय हुआ कैसे इसका क्या तरीका क्या है। उसने कहा गर्दन पे पहले कोई मोटा कपड़ा लपेटो, फिर उसके बाद रस्सी से इसकी गर्दन को कसो। जब प्राण निकल जाएं तभी यहां से जाना ठीक होगा। मोटा कपड़ा लपेटने की जब बात हुई तो वहां इसने अपने जो पेटीकोट्स होते हैं उनको मोड़ के उसे थोड़ा बल्कि बना लिया और उसे गर्दन के चारों तरफ लपेट दिया। कारण यह था कि अगर रस्सी से इसको खींचा जाएगा, दबाया जाएगा, तो स्ट्रेंगुलेशन में वो मार्क्स जरूर आ जाएंगे। फिर यह हुआ कि नहीं, ऐसा करने पे जरूर पुलिस को पता लग जाएगा, पोस्टमार्टम में पता लगेगा। ऐसा करते हैं कि इसका गला सीने पे इसके बैठ के गले को अंगूठी से दबा देते हैं। संजय पाल ने कहा कि तब तो जरूर निशान आ जाएगा और प्राइमा फेसी ही देखने में पता लग जाएगा गला दबाया गया है। बहरहाल उसके आसपास वो पेटीकोट मोटे कपड़े का लपेटा गया। लपेटने के बाद उसे रस्सी से कसा गया। दोनों उसे रस्सी से कसने पर जब वो उसके अंदर प्राण वायु और बढ़ी छटपटाने लगा
तो पत्नी ने, दिव्या ने पैर पकड़ लिए और संजय पाल उसके सीने पे सवार होकर वो रस्सी को कसे हुए था। कितना बर्दाश्त करता वो शरीर, आधे पौन घंटे में ठंडा हो गया। रस्सी फेंकी गई, लपेटा हुआ कपड़ा फेंका गया, पहले से रखी हुई सल्फास की गोलियां बिस्तर पे बिखेरी गईं, मुंह को खोल के 1 टेबलेट उसके मुंह में डाली गई जो भीतर चली गई, मतलब मुंह के भीतर चली गई, और 1 टेबलेट उसे दांतों में फंसा के उसके जबड़े को कस दिया गया। उन लोगों को फिर भी डाउट था कि ऐसा न हो गर्दन का हिस्सा खुला हुआ है, किसी को हल्का सा अंदाज भी लग जाए कि गर्दन दबाई गई है, लिहाजा इसको औंधा कर दो। फिर औंधा कर दिया। औंधा करने के बाद वो करीब 12 बजे, पौने 12 बजे सामने रहने वाली अपनी ननद वंदना के यहां चली गई और वंदना से ये बताया कि कुछ दोस्त, इनके खास दोस्त आए हुए हैं, हमारे ख्याल से पीने पिलाने का काम शुरू होगा क्योंकि खाना अभी खाया नहीं है, इसलिए मुझसे कहा है कि तुम वंदना के यहां चली जाओ और जब तक मैं बुलाऊं नहीं मत आना। ननद वंदना ने सोचा कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, वो भी सब कुछ जानती ही थी अच्छी तरह से कि भाई हैं, नेता हैं, बैठे होंगे, दोस्त आए होंगे, क्या हो रहा होगा, और अच्छा किया उसने अपनी पत्नी को वहां से हटा दिया। लेकिन करीब 2:30-3 बजे वंदना ने भी थोड़ी देर तक वेट किया कि क्या हुआ, फोन आया? उन्होंने कहा नहीं, जब तक फोन नहीं आएगा मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नाराज होते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन अचानक 3-3:15 बजे वो भागती हुई कमरे में पहुंच गई। वहां उसने कुछ ढूंढने की कोशिश की और तभी परिवार में जो बुजुर्ग लोग थे, वो टाइम होने लगा 3:30-4 का, जो जगने का समय हो जाता है, वो जगने लगे। घबरा गई और घबराने के बाद उसने वहीं से हल्ला करना शुरू किया कि मर गए मर गए, और जो भी तमाम चीजें कहने वाली होती हैं, रोना पीटना चिल्लाना, करुण क्रंदन, ये सब शुरू हुआ। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, थाने को सूचना गई, थाने वाले आ गए और अपनी आगे की कार्रवाई शुरू की। संजय पाल ने यह बताया कि हम लोगों को ये पूरा डाउट हो गया था, शक हो गया था कि हमारे रिश्तों के बारे में मुकेश को पता लग गया है, मुकेश नारंग को। इसलिए हम लोगों के पास समय कम था कि इसके पहले वो हम लोगों का नुकसान करे, हम उसे मारना चाहते थे। और 24 नवंबर की डेट तय हुई। मैं दिन में ही ट्रेन से कौशाम्बी से गोविंदनगर पहुंच गया, लगातार दिव्या के संपर्क में था। इसी दौरान दिव्या ने यह बताया कि मैं चाय में नींद की गोलियां मिला दूंगी, मिस कॉल करूंगी, तुम आ जाना। और मैंने वैसा ही किया, क्योंकि पहले यह तय हुआ था कि तुम सामने चली जाना, सवेरे लौट कर आना, और तब तक हम लोग ये सल्फास की गोली, सल्फास की शीशी, ये सब पूरा ड्रामा करके रखेंगे। पूरा परिवार यही समझेगा कि किसी वजह से इसने आत्महत्या कर ली है। पूरा सेट करने के बाद, मारने के बाद, सल्फास की गोलियां फैलाने के बाद, दांतों में फंसाने के बाद, रस्सी और वो जो कपड़ा गर्दन में लपेटा था उसको ठिकाने लगाने के बाद, संजय पाल ने बताया कि मैं वहां से निकल आया, रास्ते में ढाबे पर नाश्ता किया और ट्रेन पकड़कर कौशाम्बी लौट गया। पूरी बात पता लगने पर एडीसीपी अंकित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरह प्रेम संबंधों के कारण मुकेश नारंग की हत्या हुई है। गिरफ्तार करके उन दोनों को, पत्नी दिव्या और प्रेमी संजय पाल, दोनों को जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज फिर एक व्यक्ति अनायास मारा गया। अनायास, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के अनैतिक संबंधों की ओर से आंखें मूंद ली। सब कुछ जानते हुए भी उसने कोई टोका टाकी नहीं की, न कभी इसका जिक्र किया। पर पत्नी को ऐसा शक होने लगा कि पति को उसकी कारगुजारियों की जानकारी हो गई है। वो बार बार पति को इस बात के लिए उकसाया करती थी कि वो लड़ाई करे, झगड़ा करे, बोले,
और उससे यह पता लगे कि उसे कितनी जानकारी है। लेकिन ये सब जानते हुए भी नारंग ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसे कितना और क्या पता है। जब उसने कोई जिक्र नहीं किया तो दिव्या को और ज्यादा शक हो गया कि ये बोल क्यों नहीं रहा है। अपने घर वालों से बताया है तो इसे जानकारी तो है, लेकिन बोल क्यों नहीं रहा है। ऐसा तो नहीं कोई लंबी साजिश कर रहा हो। उसने, क्योंकि उसने घर वालों से जिक्र किया था, घर वालों ने दिव्या से पूछा था, इसलिए उसे इतना तो पता था कि कुछ न कुछ बात मुकेश जानता है। चालाकी से किए गए इस मर्डर की प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। पर मैं बहुत बार बता चुका हूं कि अपराधी कितना भी चालाक हो, लेकिन मौकाए वारदात पर कोई न कोई चूक उससे हो जाती है। ऐसा ही संजय पाल से चूक हो गई। जब वो ढाबे पर खाना वाना खा के ट्रेन पर बैठा तो उसने नोटिस किया कि उसके 2 फोन में से एक फोन नहीं है। उसने फौरन फोन किया दिव्या को कि मेरा एक फोन कहीं गिर गया है, और वो जरूरी इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ फोटोग्राफ्स और हम लोगों की चैट है। उसने कहा कहाँ गिरा है, उनका यही याद नहीं है, लेकिन जरा सा कमरे में जाके देख लो कि ऐसा तो नहीं वो कमरे में गिरा हो। सुबह लोग आए और उनको मिल जाए तो फिर आफत हो जाएगी, फिर हम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत होगी। वहां से उसने रिंग किया, स्विच ऑफ था, पूछा तो स्विच ऑफ आ रहा है। उनका हाँ मैंने स्विच ऑफ किया था ताकि लोकेशन न पकड़ सके पुलिस हमारी। बार बार वो कोशिश कर रहा था ये याद करने की कि फोन गिरा कहां है। इसी घबराहट में 3 बजे दिव्या घर में घुस गई, जबकि ओरिजिनल प्लान था कि सुबह 7-8 बजे आएगी। तब तक घर वाले कोई न कोई देख लेंगे, हल्ला करेंगे, चिल्लपों होगा, मैं भी भाग के पहुंचूंगी और जोर जोर से रोऊंगी। दुनिया देखेगी कि हाँ ये पत्नी को कितना कष्ट हुआ है अपने पति के जाने पर। बहुत ढूंढने के बाद भी जब फोन नहीं मिला तो उसने एक बार तो सोचा वापस ननद के यहां चली जाऊं, लेकिन फिर इसने दिमाग लगाया कि ननद के यहां जाऊंगी और पुलिस को टाइमिंग का पता लग गया कि कितने बजे ये मरा है, तो फिर मुझसे ये पूछा जाएगा कि जब पति वहां पर मृत पड़ा था तो आप वापस क्यों चली गई, मैं फंसूंगी। इसलिए उसने 3:30 पौने 4 बजे प्लान करके हल्ला करना शुरू कर दिया। हल्ला गुल्ला करने पर जब पूरी फैमिली इकट्ठा हुई और पुलिस वाले भी आए, इसी बीच परिवार के किसी व्यक्ति को वो फोन कमरे में ही मिल गया। उसने फोन फौरन उठाया, उसकी गैलरी में फोटोग्राफ्स देखे और जानने वाले एक प्रेस वाले को दे दिया कि ये पता करिए कि ये फोन किसका है, कौन यहां आया था। इसकी फोटोग्राफ में जो ये आदमी दिखाई दे रहा है ये कौन है। महिला तो ये भाभी अपनी दिव्या हैं, लेकिन ये आदमी कौन है। प्रेस वाले ने पहला काम किया, वो सारे फोटो और चैट निकालकर वायरल कर दिया। इसीलिए वो 8-10 बजे के आसपास पूरे कानपुर में सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलने लगा और यहीं से संजय पाल की पहचान हुई और बाद में उन पत्रकार महोदय ने धीरे से उस फोन को पुलिस तक पहुंचा दिया कि ये मौकाए वारदात पर पड़ा हुआ मिला था। और ये बहुत बड़ा सबूत हुआ और पुलिस को उसी मोबाइल में ये फोटोग्राफ और चैट जो वायरल हुई थी वो मिल गई। देखिए यहां मुकेश नारंग ने पत्नी की गलतियों को छिपाया, नजरअंदाज किया। हालांकि कारण उसका यह था जो उसने घर वालों को बताया था या किसी से जिक्र किया था कि मैं मुंह खोलूंगा तो दहेज का मुकदमा लगेगा और मेरे निरीह परिवार वाले भी जेल जाएंगे, बदनामी होगी, पार्टी ऐसी बदनामी को बर्दाश्त नहीं करती। कुछ इस तरह की बात उसने बताई थी कि वो इसलिए जिक्र नहीं कर रहा है, मुंह नहीं खोल रहा है कि महिला तेज भी है, चालाक भी है, वो फौरन दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवा देगी। तो ये बहुत बड़ी गलती थी मुकेश नारंग की। उसे जितना पता लगा था या तो मुखर होकर अपने घर वालों से बताता या अपने ससुराल वालों से उसका जिक्र करता। अगर ऐसा ससुराल और घर वालों को पता होता कि ये बात चल रही है इन 2 लोगों के बीच में, तब ये महिला या अजय पाल उसको मारने की हिमाकत
कभी न करते, कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इसको कुछ हुआ सीधा आरोप मेरे ऊपर आएगा। इसलिए इस तरह के रिश्तों में होने वाली इस तरह की गंभीर बातों को छुपाना नहीं चाहिए, कभी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि आप जितना छुपाएंगे कॉम्प्लिकेशंस उतने ज्यादा बढ़ेंगे, और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे तो परिणाम भी कभी अच्छे नहीं आएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।